हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र साकिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं बार बार और बड़ी यानी कि आपके बीएड एंट्रेंस में आते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम आपको आज स्टडी कराएंगे। और लगातार इसी तरह से हम आपको वीडियोस देते रहेंगे और आपकी तैयारी में बहुत रेगुलरिटी बनाए रखेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और लगातार वीडियोस को देखते रहें। आप लोग ये हिस्ट्री का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है जिसमें 50 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम इसके पार्ट देंगे और इसके बाद अगर अलग अलग टॉपिक की सारी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 19 मई को होने को है, हो सकता है कि डेट आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी तो जो डेट दे रखी है वो 19 मई है। 19 मई से आगे ही बढ़ता है तो लमसम अभी लगभग 1 से डेढ़ महीना लगभग है। तो आप लोग अच्छी तरह तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बीएड एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं उनको हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन को लेके बैठे क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन इसमें 50 दे रखे हैं, इनके अलावा जो इनके विकल्प दे रखे हैं उनके बारे में जो चीजें मोस्टली पूछी जाती हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे, उसे आप नोट करते जाएं, कॉपी और पेन लेकर के बैठे। ठीक है, इसके बाद लगातार ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आप सभी वीडियोस का अच्छी तरह से बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, इसके बाद वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके हिस्ट्री का पार्ट 1 से यानी कि पार्ट 1 में 1 से 50 क्वेश्चन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कराएंगे आपको और आप लोग इनका सही से अध्ययन करें अच्छी तरह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, इसमें जो दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह और डॉट दे रखा है, उसके बाद में शुरू किया, यानी कहां शुरू किया था। ठीक है, कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था, तो हमें देखा दक्षिण अफ्रीका में लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह। तो पहले तो बात कर लेते हैं गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब वापस आए थे। तो आप लोग इसे नोट कर लें, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत। ठीक है, साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, और उन्होंने जो प्रथम सत्याग्रह चलाया वो चंपारण में चलाया था। कहां चलाया था, चंपारण में। तो प्रथम सत्याग्रह कौन सा है, चंपारण, यानी विकल्प सी सही है। ठीक है, सी विकल्प सही है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी बीएड 2014 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले चला था। पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछा था गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो मैंने आपको बता दिया 1915 में आए थे, यानी 9 जनवरी 1915 को वापस आए। प्रथम सत्याग्रह कब चलाया, तो प्रथम सत्याग्रह यानी कि कहां चला था, कौन सा सत्याग्रह था, तो चंपारण सत्याग्रह। और ये पूछ दिया था चंपारण सत्याग्रह कब चलाया, प्रथम सत्याग्रह कब चलाया था, तो इसे भी नोट कर लें आप लोग। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1917 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो विकल्प ए दे रखा है, चौरी चौरा कांड कब चलाया था। चौरी चौरा जो कांड था वो चौरी चौरा जो कांड हुआ है वो आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ, 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद दांडी मार्च की बात करें, दांडी मार्च जिसे हम नमक यात्रा भी कहते हैं, नमक यात्रा भी कहा जाता है, तो इसको दांडी मार्च को 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया गया था और 5 अप्रैल 1930 तक चला। दांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला। ठीक है, इसके बाद रह गया बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह जो था वो जून 1928 में चलाया गया था। ये चारों आंदोलन गांधी द्वारा चलाए गए थे, लेकिन में प्रथम कौन सा था, तो चंपारण था। तो प्रथम सत्याग्रह पूछा गया, तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो ये भी देखिए यूपी बीएड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ, तो ये राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में, राष्ट्रकूट के शासनकाल में। ठीक है, इसके 4 विकल्प इसमें दे रखे हैं, राष्ट्रकूट, पल्लव और पाल और चोल। ठीक है, तो इसमें से ये तीनों नहीं है बल्कि ए विकल्प सही है, यानी कि राष्ट्रकूट। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ। ये भी यूपी बीएड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में। तो विकल्प दे रखे हैं, नंबर ए है आपका हुमायूं, बी अकबर और सी शाहजहां और डी है आपका जहांगीर। तो पहले तो ये बात कर लें कि जो गुरु अर्जुन देव का वध था वो सिख गुरु तो किसने कराया था, तो जहांगीर ने वध कराया था। तो जहांगीर ने कराया, सिंपल चीज है कि जहांगीर के शासनकाल में हुआ होगा। ठीक है, तो सिख गुरु अर्जुन देव का वध जहांगीर के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका,
मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, यहाँ पूछा गया किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं। नंबर ए है आपका, ए बी यूपी बीएड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो विकल्प है वो फर्स्ट ए नंबर दे रखा है शाहजहां, बी अकबर और सी जहांगीर और डी बाबर। यानी कि जो मनसबदारी प्रणाली था उसका प्रवर्तन किसके द्वारा कराया गया था, तो मुगल शासन में। तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन था वो अकबर के द्वारा कराया, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा कराया गया। और अकबर ने मनसबदारी प्रणाली जो थी, मनसबदारी से मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेंगे मनसबदारी से मतलब क्या होता है, मनसबदारी क्या है। तो मनसबदारी का मतलब जो है वो पद से होता है, पद से, ठीक है। लेकिन एक चीज और आप लोग यहाँ पर नोट कर लें, कभी कभी पूछ दिया मनसबदारी प्रणाली का, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन अकबर ने करा वो कब कराया था, तो ये 1575 में कराया गया था। कब कराया था, 1575 ईस्वी में कराया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये भी यूपी बीएड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। नंबर ए विकल्प दे रखा लॉर्ड माउंटबेटन, नंबर बी है यानी कि विंस्टन चर्चिल, उसके बाद क्लीमेंट एटली और फिर है डी नंबर पर लॉर्ड इरविन। तो ध्यान रखें आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लें, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो क्लीमेंट एटली था। कौन था, क्लीमेंट एटली, ठीक है। यानी सी विकल्प इसका सही है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का विकल्प सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यहाँ पर नंबर ए विकल्प दे रखा है दादा भाई नौरोजी, नंबर बी है गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए क्वेश्चन कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। इसके बाद नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी कौन थे। यानी ये भी यूपी बीएड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, ए है आपका अबुल कलाम आजाद, बी रफी अहमद किदवई, सी एम.ए. अंसारी और डी बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं। तो इसमें प्रथम जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, मुस्लिम अध्यक्ष, वो कौन थे, ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प में सबसे सही विकल्प है वो डी यानी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और ये यानी कि जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे तो कब बने थे, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, यानी कि 1887 ईस्वी में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ, कौन सा अधिवेशन हुआ, मद्रास में 1887 ईस्वी में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी क्या बने थे, यानी कि प्रथम यानी तीसरा अधिवेशन था, ठीक है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी और वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई। तो पहली रेलवे लाइन की बात करें तो देखिए यूपी बीएड 2014 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो रेलवे लाइन यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, ए है लॉर्ड डलहौजी, बी जेम्स कॉर्नवालिस और सी वारेन हेस्टिंग्स और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इनमें से कौन से किसके शासनकाल में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, रेलवे लाइन का निर्मित हुई वो लॉर्ड डलहौजी के शासन में हुई थी। ए विकल्प सही है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसके बाद किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग 4 विकल्प देखिए, नंबर ए मौर्य, नंबर बी कुषाण, सी सातवाहन और डी कर्ण। यानी कि सबसे अच्छा शासन रहा है तो वो मौर्य वंश का रहा है। किसका रहा है, मौर्य वंश का। यूपी बीएड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिए गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और श्रीगुप्त, इसके बाद समुद्रगुप्त। तो इसमें जो सही विकल्प है वो सी यानी कि श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म
कहाँ हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म, ध्यान है अकबर का यहाँ पे एपीबीएड 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया था। चार विकल्प देगा, अमरकोट, राजाकोट, उसके बाद मानकोट और फिर नगरकोट, ये चार विकल्प दे रखे हैं। तो इनमें से किस जगह अकबर का जन्म हुआ? तो अकबर का जन्म जहाँ रखे अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में, यानी कि विकल्प ए सही है। कौन सा? विकल्प ए सही है, यानी कि अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अभी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए अकबर का जन्म कब हुआ था, आप लोग नोट करें इसे। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहाँ? अमरकोट में। ठीक है, पूर्णिमा के दिन, ये भी ध्यान रखें, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंचाई कर किसने लगाया था? सिंचाई कर किसने लगाया था? ठीक है, सिंचाई कर किसने, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? तो यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो किसानों पर सिंचाई कर लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? चार विकल्प दिए हुए, नंबर ए सलीम, बी खुशरा और सी खुर्रम और डी मुराद। ठीक है, यानी कि जो शाहजहां था उसके बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर सही विकल्प जो है वो है खुर्रम, यानी कि सी। ठीक है, खुर्रम उनके बचपन का नाम था, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, विकल्प नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बौद्ध धर्म का चौथा शक्ति क्या है? बौद्ध धर्म का चौथा शक्ति, यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं। नंबर ए है दुख समुदाय, और उसके बाद बी है दुख, और सी है दुख निरोध, और डी है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि बौद्ध धर्म का चौथा शक्ति क्या है? तो चौथा शक्ति आपका डी विकल्प सही है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा पहला दूसरा है, तो आप लोग इसे क्रम से लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग याद है कभी पहला पूछ दिया, कभी दूसरा, कभी तीसरा पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसे क्रम से नोट कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए फर्स्ट जो सत्य है, बौद्ध धर्म का पहला सत्य है दुख। ठीक है, और दूसरा सत्य है दुख समुदाय, यानी कि पहला जो दुख है, दुख का मतलब क्या है कि यानी कि जो संसार है वो दुख से भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नंबर जो सेकंड विकल्प है, इसका सेकंड विकल्प क्या है? वो दुख समुदाय, यानी कि दूसरा जो दुख है वो दुख समुदाय है। दुख समुदाय मतलब का मतलब है यानी जो दुख है उसका दुख का कोई कारण है, दुख का कारण है। ठीक है, और जो तीसरा दुख है वो दुख निरोध दे रखा है, यानी तीसरा जो सत्य है बौद्ध धर्म का वो दुख निरोध है, यानी कि दुख का जो कारण, दुख का निवारण भी है, कारण है तो निवारण भी है। नंबर डी है वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी चौथा जो दुख है सत्य है वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख निवारण का भी एक कारण होता है। ठीक है, यानी दुख निवारण के लिए भी रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता होता है। ठीक है, तो ये चारों विकल्प आप लोग क्रम से लिख लें, जिससे आपको याद रहेगा कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी फर्स्ट दुख, सेकंड आपका दुख समुदाय, और थर्ड दुख निरोध, और फोर्थ है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसमें चार विकल्प दे रखे हैं, सारनाथ, वैशाली, उर्वेला और लुम्बिनी। तो भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था। आप लोग नोट कर लें इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखा है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? ठीक है, ईपी बीएड 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन है सॉरी फर्स्ट विकल्प है ए यानी कि 25, और बी में दे रखा है 24, और सी 10, और डी में 5। तो ध्यान रखें जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और ये पूछा था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान दें। तो 17 क्वेश्चन है, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? जैन धर्म के 5 सत्य हैं। ठीक है, जैन धर्म के 5 सत्य माने गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? तो यहाँ पे देखो सत्य दिया गया है, अहिंसा दिया गया है, अपरिग्रह दिया गया है, और ब्रह्मचर्य दिया गया है। ठीक है, ये चार विकल्प यहाँ दे रखे हैं, ये चारों सत्य हैं। और इसके बाद
जो सबसे जोर ज्यादा दिया गया वो किस पर जोर दिया गया है, तो अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, यानी 5 सत्यों में से जैन धर्म की जो 5 सत्य उनमें से अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था, तो ध्यान रखें यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं गुलरुखी के नाम से, किसके नाम से, गुलरुखी के नाम से। तो यहाँ पर देखो 4 विकल्प हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था वो के नाम से कविता लिखता था, क्या लिखता था, कविता लिखता था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, खालसा की स्थापना किसने की थी, खालसा की स्थापना किसने की थी, यूपीबीएड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास और गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प जो है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, यानी कि खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखा, सितार का आविष्कार किसने किया था, सितार का आविष्कार किसने किया था, ये भी यूपीबीएड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं, लतीफ खां, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर। ठीक है, तो सितार का आविष्कार ध्यान रखें आप लोग अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, किसने किया था, अमीर खुसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सबसे जो सिंपल यानी कि क्वेश्चन है ये, भारत का बिस्मार्क किसे कहा है, तो भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद है किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, यहाँ पर भी 4 विकल्प दे रखे हैं, अमीर खुसरो और इसके बाद मिनहाज उस सिराज अलवर्नी और इसके बाद जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो किताब उल हिंद के लेखक जो हैं वो अलवर्नी है, कौन है, अलवर्नी। ठीक है, अलवर्नी किताब उल हिंद के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद 23rd क्वेश्चन है, यानी 23 क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर देखा है, देखो 4 विकल्प हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और मुस्लिम धर्म। तो अनेकांतवाद पूछा गया, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसकी रचना है, तारीख ए फिरोज शाही रचना किसकी है, तारीख ए फिरोज शाही को किसने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, जियाउद्दीन वर्नी, उसके बाद अमीर खुसरो, अहमद सिरहिंदी, फिरोज शाह तुगलक। 4 विकल्प में से सही कौन सा है, तो विकल्प ए सही है, यानी कि जियाउद्दीन वर्नी, यानी कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की है, तो जियाउद्दीन वर्नी ने की, किसने की, जियाउद्दीन वर्नी ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, सिकंदर लोधी, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी और बहलोल लोधी। ठीक है, तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है इनमें से, तो विकल्प सी सही है, यानी इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था, लोधी वंश का अंतिम शासक। आप लोग नोट करें, यहाँ पर कभी कभी पूछे लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, तो लोधी वंश का प्रथम शासक जो था वो बहलोल लोधी था, कौन था, बहलोल लोधी प्रथम शासक था। ठीक है, देखिए लोधी वंश में 3 शासक रहे हैं, तो पहला आपका बहलोल लोधी था, कौन सा, बहलोल लोधी। कब से कब तक शासन किया, तो बहलोल लोधी ने 1451 से 1429 तक, सॉरी 1489 तक, 1451 से 1489 तक, यानी 89। ठीक है, 1489 तक बहलोल लोधी ने शासन किया। उसके बाद सिकंदर लोधी ने शासन किया, और सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक शासन किया। कब तक किया, 1517 तक। उसके बाद लास्ट में जो आया वो इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 तक शासन किया, और 1526 को जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, यहीं से लोधी वंश समाप्त हो गया। यानी कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था आपका इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। ठीक है, तो दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर जो डी विकल्प है वो सही है, यानी अकबर ने, यानी कि दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी, अकबर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है,
टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो ए विकल्प है आपका हैदर अली, बी है आपका अली मुराद, उसके बाद हैदर शेख, फिर चिक्का कृष्णराज। ठीक है, यानी कि टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर सही विकल्प है ए, यानी कि हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। देखिए, अगर टीपू सुल्तान की माँ का नाम पूछा जाए तो आप लोग नोट कर लें, टीपू सुल्तान की माँ का नाम था फखरुन्निसा। क्या नाम था? फखरुन्निसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 दे रखा है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार और पुष्यमित्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, कौटिल्य। देखिए, कौटिल्य के अन्य नाम भी है, कौटिल्य के अन्य नाम है आपके विष्णुगुप्त और चाणक्य, यानी कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं में ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ठीक है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ठीक है, तो यहां पर दिया गया है विकल्प में दे रखा है, पहला विकल्प है, वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। वे समझते थे, यानी जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे वो समझते थे कि साइमन कमीशन है वो केवल दिखावा है। ठीक है, इसके बाद बी विकल्प है आपका, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, और सी विकल्प है आपका, कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। ठीक है, डी विकल्प है आपका, वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। यानी यहाँ पर जो साइमन कमीशन भारत आया, पहले तो नोट कर लें, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में आया। कब आया था? 1927। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, और ये ध्यान रखें वो सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, ब्रिटिश थे। ठीक है, इसीलिए इसका बहिष्कार किया। तो विकल्प नंबर बी सही है, यानी कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में रखा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था, कौन था? यहाँ पर चार विकल्प हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। चार विकल्प यहाँ दे रखे हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखें कि मोहम्मद बिन बख्तियार जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, कहने का मतलब विकल्प सी सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो मेगास्थनीज। यानी कि यहाँ पर चार विकल्प थे, लेकिन यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मेगास्थनीज, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। ठीक है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और एक कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, और ये पूछ देता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ठीक है, तो कहने का मतलब इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का, आप लोग नोट करते जाएं। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका नाम है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद करें आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो यहाँ पर चार विकल्प हैं आपके, अबुल फजल, और उसके बाद बदायूनी, अब्दुल लतीफ और ईसर दास। ठीक है, तो यहाँ पर रामायण का जो अनुवाद वो फारसी में किया था वो बदायूनी ने किया था, यानी अब्दुल कादिर बदायूनी का पूरा नाम था, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, तो बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया। किसमें किया? फारसी में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ठीक है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? कहता था राष्ट्रीय विद्रोह। चार विकल्प दे रखे हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो और डिजरेली। तो सही विकल्प है इसका डी, यानी कि डिजरेली। किसने स्वीकार किया था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो डिजरेली ने। देखिए, जो 1857 का विद्रोह है उसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सिपाही विद्रोह के नाम से। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें। इसके बाद आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी? तो यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं, अकबर, और इसके बाद औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, तो जो चित्रकारी थी वो किसके शासनकाल में अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी? ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प जो है वो जहांगीर, यानी कि विकल्प नंबर सी। ठीक है, यानी चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो चार विकल्प दिए 1919 और 1935, 1906 और 1909। तो ध्यान रखिए सांप्रदायिक निर्वाचन जो वर्ग भारत में प्रारंभ हुआ था वो 1909 में, यानी कि जो आपका मार्ले मिंटो सुधार आया था उस सुधार के अकॉर्डिंग सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो भारत में पहली बार प्रारंभ हुआ वो 1909 में प्रारंभ हुआ था, यानी कौन से मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, ठीक है, 1909 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो है हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, रुद्रदामन, ठीक है, यानी रुद्रदामन जो थे इनके शासन। तो यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही कौन सा है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही है, यानी कि हर्षवर्धन। हेनसांग और हर्षवर्धन, यानी कि आप लोग नाम से याद रखेंगे हेनसांग, हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, हेनसांग, ठीक है। तो हेनसांग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है वापस वेदों की ओर लौटो। वापस वेदों की ओर, कभी कभी बोल दिया जाता है वेदों की ओर लौटो, इस तरह से भी आ जाता है, ठीक है। तो वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने आह्वान किया गया था, का आह्वान किया गया था, या फिर ऐसे वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नंबर विकल्प ए है स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, राजा राममोहन राय द्वारा। तो जो सही विकल्प है वो है बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, यानी कि वेदों की ओर लौटो या फिर वापस वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर आह्वान किसने किया, ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। इसके बाद 38 क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो देखिए इसमें चार विकल्प दे रखे हैं, मौलाना अहमद अली और मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और हकीम अजमल खान। देखिए यहाँ पर दो विकल्प ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शामिल है और आगा खान भी शामिल है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में कौन कौन शामिल है, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और इसके बाद ख्वाजा सलीमुल्लाह भी है। कौन है, ख्वाजा सलीमुल्लाह। वो खैर यहाँ पर नहीं दिए हैं, तो तीन लोगों के नाम आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर विकल्प सही जो देखा जाएगा वो आगा खान है, यानी सी विकल्प सही है, ठीक है। यानी कि तीन लोगों के नाम आते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में, किस किसके, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान और इसके बाद ख्वाजा सलीमुल्लाह। लेकिन सबसे प्रथम किसको माना जाता है, तो आगा खान को। किसको, आगा खान को। तो आगा खान विकल्प इस पर, यानी विकल्प नंबर सी सही है, ठीक है। इसके बाद नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है 39, यानी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मुगल साम्राज्य किसने स्टार्ट किया था, बाबर ने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को, क्योंकि उससे पहले लोदी वंश था, लोदी वंश के शासक थे, ठीक है। तो बाबर ने जब लोदी वंश हराया तो वो बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य था, यानी मुगल साम्राज्य की तभी से 1526 से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, यानी मुगल साम्राज्य भारत में किसने स्थापित किया, तो बाबर ने किया। किसने किया, बाबर ने। क्लियर है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर रखा है खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं। खजुराहो में पाए गए स्मारक, जो ऐतिहासिक स्मारक हैं वो किस काल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार विकल्प है, चंदेल, पाल, चोल, पल्लव, ठीक है। तो यहाँ पर सही जो विकल्प है कौन सा, चंदेल, यानी कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक इमारत जो है वो चंदेल काल के, किस काल के हैं, चंदेल काल के। क्योंकि यहाँ पर देखा है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो पहला विकल्प यहाँ पर 1526, फिर 1539 और 1605 और 1761। देखिए यहाँ पर पानीपत की लड़ाई जो है तीसरी लड़ाई पूछी गई है, तो तीसरी लड़ाई जो थी वो 1761 में हुई थी। कब हुई थी, 1761 में, ठीक है। लेकिन ये इनमें आप लोग कंफ्यूज होते रहे मोस्टली, तो आप लोग नोट कर लें पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में हुई थी। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो यहाँ पर ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और कब हुई थी, 1526 में, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई हुई थी। कौन सी, पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है।
और पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी वो 5 नवंबर 1556 को हुई, हेमू और अकबर के बीच। किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। अब बात की तीसरी लड़ाई की, तो तीसरी तो यहाँ पर जो दो लड़ाइयां हुई हैं वो 1500 यानी 16वीं शताब्दी में हुई हैं। एक 1500 पहली हुई है 1526 में और दूसरी 1556 में, लेकिन तीसरी लड़ाई 18वीं शताब्दी में हुई यानी कि 1761 ईस्वी में हुई। तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है डी। कौन सा? डी, यानी कि 1761 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, भारत में सबसे पहले रेल लाइन का जो आविष्कार यानी रेल लाइन का आरंभ हुआ था वो किसके शासन में अभी पूछा गया था, तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन में हुआ था। और कब हुआ था ये पूछा गया है, तो 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में, यानी कि विकल्प बी सही है। कौन सा? विकल्प बी। ठीक है, इनको नोट करते जाए अच्छी तरह से। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो विकल्प है आपका मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब और कुंवर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है आपका डी, यानी कि कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी नहीं बनाया जा सका। ठीक है, इसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक की बात है, एक याद रखने योग्य चीज है। यहाँ पर देखो 4 विकल्प दे रखे हैं, सी राजगोपालाचारी, कैनिंग, डलहौजी और लुईस माउंटबेटन। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो विकल्प है वो बी है, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो जब 1557 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, सॉरी 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह में जब वो उस समय लॉर्ड जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि जो कैनिंग दे रखा विकल्प बी दे रखा है लॉर्ड कैनिंग, उसमें गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद जब 1557 का सिपाही विद्रोह हुआ उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और पद का नाम बदल क्या रख दिया? वायसराय रख दिया गया था। ठीक है, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। कौन थे? कैनिंग। ठीक है, क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। ठीक है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थी? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉरी जो विकल्प दे रखे हैं वो है महात्मा गांधी, नंबर बी है विनायक दामोदर सावरकर, उसके बाद नंबर सी है लाला हरदयाल। ठीक है, हरदयाल, और डी नंबर विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो विनायक दामोदर सावरकर थे, यानी कि विकल्प बी सही है, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? विकल्प दे रखे हैं आपका हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमी, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो ये सही इसका जो आंसर है वो विकल्प ए, यानी कि हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई। क्वेश्चन पूछा सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है या सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा? ठीक है, तो यार आप लोग नोट कर ले, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखी है? हिंदी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर पूछा गया, तो स्वर्ण मंदिर आप देखो दे रखा है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर। 4 विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका विकल्प ए सही है, यानी कि गुरु अर्जुन देव। कौन सा? गुरु अर्जुन देव, यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। और अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ था? मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था ना, तो ये क्वेश्चन याद रखने हैं, यानी किसने कराया था? जहांगीर ने। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन पढ़ाया था ना आपको, तो बताया था गुरु अर्जुन देव का वध किसने करा, किसके शासन काल में हुआ था? तो जहांगीर की। किसके? जहांगीर की। ठीक है, इसके बाद आपका जो यहाँ पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, यानी 1682,
ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में और 1882 ईस्वी में। देखो यहाँ पर एक लॉजिक की बात है, यहाँ पर पूछा गया कि दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, दीन इलाही की स्थापना किसने करवाई थी, ठीक है, तो किसने की थी, अकबर ने कराई थी। और अकबर किस समय था, यानी 1500 ईस्वी में, 1542 में उसका जन्म हुआ था, तो अकबर ने कराई। तो यहाँ पर 1500 का और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर 1682 है, तो 1682 तक तो अकबर नहीं जिंदा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर 1582 यानी कि विकल्प सी सही है। कौन सा, विकल्प सी, यानी कि 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कराई थी, ठीक है, की थी, ठीक है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो कहां से लिया गया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, कठोपनिषद और ऐत्रेयोपनिषद, उसके बाद मांडुक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है आपका वो डी, मुंडकोपनिषद से। देखिए यहाँ पर मांडुक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मुंडकोपनिषद जो है मांडुकोपनिषद लगाते हैं। तो ऐसे विकल्प में आप लोग टिक करते समय सही विकल्प टिक करें, यानी कि मांडुकोपनिषद नहीं है बल्कि मुंडकोपनिषद है, ठीक है, यानी कि विकल्प डी सही है, ठीक है। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का वो है आपका, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। इसमें दे रहा था कुषाण, शक और पार्थिवन और इसके बाद यवन, ठीक है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन रहता है कभी एवन और कुषाण में, लेकिन यहाँ पर कुषाण सही है। कौन सा, कुषाण, यानी कुषाण लोगों ने, जो कुषाण वंश आया था उन्होंने सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले भारत में किया था, ठीक है, तो कुषाण सही है, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चन पार्ट 1 यानी हिस्ट्री से, और अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे और आप लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें और लगातार चैनल से जुड़े रहें और लगातार ऐसी वीडियो, इससे और बेटर वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। हर टॉपिक को अलग अलग, यानी जो हिंदी भी है आपकी, रीजनिंग भी है, इस सभी के टॉपिक यानी और जो जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी के जो भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री है, भूगोल है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आता है सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी लगातार। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।